जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, इस साल का फर्स्ट ग्रैंड स्लैम स्टार्ट हो चुका है, जो कि है ऑस्ट्रेलिया ओपन। ये खेला जाएगा 14 जनवरी से 28 जनवरी तक। इसमें यहाँ पर 128 प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से हमें एक विनर मिलता है, जो कि हमें 28 जनवरी को मिलेगा। इंडियन टाइमिंग के हिसाब से ये मैचेस हमारे सुबह 5:30 बजे से स्टार्ट होंगे। सो अगर आपको ये मैचेस देखने हैं तो अलार्म लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये सुबह ही यहाँ पर टाइमिंग होती है इन मैचेस की। ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात की जाए तो ये एक ग्रैंड स्लैम है। और अगर आपको नहीं पता हो तो टेनिस में जो सबसे ज़्यादा फेमस चीज़ होती है वो होती है ग्रैंड स्लैम। अगर आप अपने आसपास के लोगों से भी पूछोगे कि ये ब्रिस्बेन ओपन क्या है, ये पेरिस मास्टर्स क्या है, तो वो ज़्यादा उनको समझ में नहीं आएगा कि ये टेनिस रिलेटेड है या नहीं। पर अगर आप बोलोगे ग्रैंड स्लैम है तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये टेनिस है। तो टेनिस में सबसे ज़्यादा जो मेन टूर्नामेंट होता है, बिग टूर्नामेंट होता है, वो हमारा ग्रैंड स्लैम ही होता है। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया ओपन है, इस बार इसकी प्राइस मनी भी काफ़ी ज़्यादा इनने अच्छी रखी है। पिछले साल से 13% इंक्रीज़ किया है मेंस और वुमेंस दोनों में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरी टॉप 8 लिस्ट क्या होने वाली है, जो यहाँ पर जीत सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। सो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, ग्रैंड स्लैम के यहाँ पर रूल्स जो रेगुलर टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उससे थोड़े से अलग होते हैं। जैसे अगर आपने और टेनिस टूर्नामेंट देखे होंगे तो वो 3 सेटर के होते हैं, पर जो हमारा ग्रैंड स्लैम होता है वो 5 सेट का होता है। और वो मैच जीतता है जो पहले 3 सेट्स जीत जाता है। मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं तो एक मैच कोई प्लेयर तब जीत सकता है जब वो 0-3 के स्कोर से 3 सेट जीत जाए, या 1-3 या 2-3। सो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले 3 सेट्स जीतेगा तो वो उस मैच को जीत जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये सबसे मेन रूल है ग्रैंड स्लैम का। और एक थोड़ा एक्स्ट्रा रूल भी है, जो अगर कोई मैच 5th सेट तक जाता है तो उसमें वो प्लेयर जीतता है जो यहाँ पर 5th सेट का टाई ब्रेक 10 पॉइंट का होता है, कहने का मतलब है। और वो 10 पॉइंट का टाई ब्रेक में जो 10 पॉइंट तक पहले पहुँचेगा वो उस मैच को जीत जाएगा। पर ये टाई ब्रेक का रूल तभी काम आता है जब वो मैच 5th सेट तक जाए। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। बाकी जो रूल्स है, बाकी सेम वही रूल्स के और जो टूर्नामेंट होते हैं उन्हीं की जैसे रहता है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टॉप प्लेयर्स खेलते हैं, तो ग्रैंड स्लैम में मैचेस देखने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और इनकी ड्यूरेशन भी काफ़ी बढ़ जाती है रेगुलर टूर्नामेंट से, क्योंकि 5 सेट के होते हैं तो इनकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लक्चुएशंस मतलब बहुत लंबी ड्यूरेशन तक रहती हैं। जैसे जो मेन टूर्नामेंट होते हैं हमारे, और जो बेसिकली वाले रोज़ के नॉर्मल टूर्नामेंट होते हैं, उसमें मैच जल्दी ख़त्म हो जाता है, पर इसमें काफ़ी देर में ख़त्म होता है। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यू बैट्स भी यहाँ पर इंक्लूड हो जाती हैं। अब बात की जाए तो इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो डिफेंडर है, मतलब पिछले साल जो जीता था, वो है नोवाक जोकोविच। पिछले साल इसी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। इस साल की बात की जाए तो मेरी टॉप 8 लिस्ट क्या रहेगी, वो जानने से पहले आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम यहीं पर बताते हैं कि अब कौन सा कोई प्लेयर मैच जीत सकता है, और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर आपको जो लिंक दिया है, आप उसमें जाकर ज्वाइन हो सकते हो, या मैंने यहाँ पर QR कोड भी यहाँ पर दिया है, तो आप वहाँ से भी स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हो। देखिए, यहाँ पर मैंने इस हिसाब से रैंकिंग की है कि जो 8th नंबर पर रहेगा उसके कम चांसेस रहेंगे जीतने के, और जो वैसे ही हम ऊपर ऊपर रैंकिंग में जाते रहेंगे नंबर 1 पोजीशन तक, उसके जीतने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, तो सबसे 8th नंबर पे मैंने रखा है एलेक्स डी मिन्योर। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया का, और इसको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्राउड सपोर्ट मिलने वाला है। और इसका हम रिसेंट फॉर्म की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा इसका अच्छा रिसेंट फॉर्म है। इसने नोवाक जोकोविच को भी यहाँ पर हरा रखा है, और उसने जो बीच में यहाँ पर एग्जीबिशन मैच हुए थे ऑस्ट्रेलिया ओपन से जस्ट पहले, उसमें भी अल्कराज को हरा रखा है। तो ये इससे आप ये मत समझिएगा कि यहाँ पर ये जोकोविच और अल्कराज से ज़्यादा बेटर प्लेयर है, क्योंकि उस मैच में जोकोविच को थोड़ी रिस्ट इंजरी टाइप की थी, और तो उसमें जोकोविच उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, इसलिए यहाँ पर एलेक्स डी मिन्योर जीत गया था। और वहीं अल्कराज, क्योंकि एग्जीबिशन मैच था तो उतना ज़्यादा उसका फोकस नहीं रहा होगा, तभी यहाँ पर डी मिन्योर से हार गया था। तो पर ऐसा भी नहीं है कि डी मिन्योर उनको नहीं हरा सकता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर ये अपसेट कर सकता है, पर उतना ज़्यादा चांसेस नहीं है। पर क्योंकि इसका फॉर्म काफ़ी ज़्यादा सॉलिड चल रहा है, और क्योंकि इसके ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में इसको काफ़ी ज़्यादा सूट आती है वो कंडीशंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में बॉल काफ़ी ज़्यादा फास्ट मूव करती है, और ये भी फास्ट मूव है, और इसके शॉट्स भी मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर सूट करते हैं ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस, क्योंकि होम प्लेयर भी, और ये अच्छे से जानता है कि यहाँ पर किस टाइप से खेला जाता है। और ये साल की स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी खेलता है। अगर इसके आपने इसका पैटर्न को नोट किया होगा तो ये इसका 8th नंबर पर पोजीशन में मैंने इसको रखा है। अब नंबर 7th पोजीशन की बात की जाए तो नंबर 7th पोजीशन में मैंने
ग्रिगोर डिमिट्रोव को रखा है। ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहा है। इस सीज़न के स्टार्ट होने पर जो सबसे फर्स्ट टूर्नामेंट था ब्रिस्बेन इंटरनेशनल, उसमें भी ये विनर रहा था। फाइनल में उसने रूने को यहाँ पर स्ट्रेट सेट में डिफीट दी थी और इसका जी काफ़ी ज़्यादा बाद इसको ये टाइटल मिला था। 7 साल बाद इसने टाइटल जीता था। भले ही ये बहुत ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, पर इसका लक साथ नहीं दिया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा देर में टाइटल जीता था। पर जो इसका लेवल है, जो इसकी क्वालिटी है प्लेयर की, इस हिसाब से मुझे इसको 7th पोजीशन पे रखने पे कोई मतलब झिझक नहीं हुई और यहाँ पर इसको अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। इसके ड्रॉ की बात की जाए तो फर्स्ट मैच इसका फिचोचविच से है, सेकंड ऑफनर या कोकिनाकिस से हो सकता है, थर्ड मैच इसका फोकिना से हो सकता है जहाँ तक कि ईजीली पहुँच सकता है। थोड़ा यहाँ पर बीच में ऑफनर और फोकिना इससे इसको दिक्कत हो सकती है। फोर्थ नंबर पे यहाँ पर इसका मेदवेदेव से मैच हो सकता है क्योंकि ये मेदवेदेव के क्वार्टर में है और फिफ्थ क्वार्टर फाइनल में इसका मैच रूने या हुरकात से हो सकता है या उगो हम्बर्ट भी आ सकता है। सेमीफाइनल में फिर वही प्लेयर आ जाएंगे टॉप के प्लेयर। तो यहाँ पर क्योंकि ये 8 प्लेयर्स यहाँ पर क्योंकि क्वार्टर फाइनल्स में जाते हैं, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये क्वार्टर फाइनल्स में जा सकता है, इसलिए मैंने इसको 7th पोजीशन पर रखा है। पर यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसका जो ड्रॉ है जो इसके क्वार्टर में है वो मेदवेदेव भी है। तो मेदवेदेव का ये अपसेट वैसे कर सकता है इस पर, क्योंकि इस पर है उतना पावर कि ये मेदवेदेव का अपसेट कर सकता है। और मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस भी इसको फेवर काफ़ी ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए और क्योंकि इस साल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चल रहा है स्टार्ट से, तो आप इसको वॉच आउट करना। ऑस्ट्रेलियन ओपन में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस ये कर सकता है, फिजिकल भी काफ़ी अच्छा है इसका लेवल है और यहाँ पर इसकी सर्विस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो आप देखना है इसको ऑस्ट्रेलियन ओपन में। नंबर 6 पे मैंने रखा है यहाँ पर होल्गर रूने की ड्रॉ की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा टफ ड्रॉ है इसका, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा नीचे रखा है। और यह भी काफ़ी यंग भी है और अभी इसको ज़्यादा ग्रैंड स्लैम का मतलब ये ज़्यादा डीप रन करा नहीं है। इसकी यहाँ पर हम ड्रॉ की बात की जाए तो फर्स्ट मैच इसका निशिओका से है, सेकंड मैच यहाँ पर लस्लो जेरे से है जो भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, थर्ड मैच इसका पड़ेगा थर्ड राउंड का मैच सैफुद्दीन या फिल्स से जो कि काफ़ी ज़्यादा सॉलिड अपोनेंट है और इसको मतलब टक्कर दे सकते हैं। फोर्थ मैच इसका ह्यूबी हुरकात से और हम्बर्ट से पड़ सकता है। तो इसके ड्रॉ की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा टफ ड्रॉ है इसका। अगर अभी क्वार्टर फाइनल में भी जाता है तो मेदवेदेव और डिमिट्रोव इसको मिलेंगे, इन दोनों में से कोई एक मिलेगा क्योंकि इन दोनों के बीच में शायद डिमिट्रोव और मेदवेदेव के बीच में एक क्लैश होगा, उनमें से जो जीतेगा वो आगे प्रोसीड करेगा। तो और सेमीफाइनल में भी इसके साथ अल्काराज या जेवरेव पहुंचेगा। अगर ड्रॉ के हिसाब से एनालिसिस की जाए तो यहाँ पे इसका मैच उनसे पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा टफ ड्रॉ है, इसलिए मैंने इसको 6th प्लेस पे रखा है। और क्योंकि इसका जो बीच बीच में फोकस है वो भी थोड़ा इधर उधर होते रहता है और यहाँ पर इसकी फिजिकलिटी भी मुझे भरोसा नहीं है क्योंकि अगर आपने देखा होगा, इसको फॉलो किया होगा ग्रैंड स्लैम में, तो अगर ये 5th सेट तक मैच चला जाता है तो ये थोड़ा मतलब हाफने लग जाता है और इसको थोड़ा क्रैम्प से पड़ने लग जाते हैं। और मुझे नहीं लगता इसने ज़्यादा वर्क करा अपने बॉडी में, इसकी बॉडी में मुझे उतने चेंज लगे नहीं। सिनर ने काफ़ी इंप्रूवमेंट किया अपने फिजिकल में, पर उसके हिसाब से रूने की बॉडी में मुझे उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखा फिजिकल अगर बात की जाए तो। और ग्रैंड स्लैम में फिजिकल जो इंड्योरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि जो मैचेस होते हैं लंबे लंबे जाते हैं, तो मतलब 3-4 घंटे तक चले जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अच्छी हो। तो अगर इसके पास वो अगर ये मेंटेन करे रखता है तो डीप तक ये रन कर सकता है, वरना ये क्वार्टर फाइनल या 4th राउंड तक ये पहुंच सकता है। बाकी मुझे इसको ज़्यादा ऊपर जाने की उम्मीद नहीं है। सेमीफाइनल फाइनल तक काफ़ी ज़्यादा इसके लिए टफ रहने वाला है। इस पर पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि इसने, अगर आपने याद होगा तो 2022 में इसने पेरिस मास्टर्स जो हुआ था, एक टूर्नामेंट हुआ था शायद, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा, इसमें इसने जोकोविच को भी हरा रखा है। तो पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा इस पे है। वो शायद लास्ट का जो टूर्नामेंट होता है ATP फाइनल शायद वो जीता था। अब नंबर 5th पोजीशन की बात की जाए तो उन्हें नंबर 5th पोजीशन पर रखा है डैनियल मेदवेदेव का भी काफ़ी ठीक ठाक का ड्रॉ है। फर्स्ट राउंड इसका अतमाने से है और सेकंड राउंड रुसोवरी, थर्ड राउंड फेलिक्स इसको मिल सकता है इसके ड्रॉ में। 4th राउंड इसका डिमिट्रोव हो सकता है। वो मैं वही कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पर डिमिट्रोव और मेदवेदेव को दोनों को अपनी टॉप 8 लिस्ट में रखा है। भले ही मुझे इसको रखना नहीं चाहिए था डिमिट्रोव को, क्योंकि मैंने एक पूरा जो क्वार्टर है उसमें से प्लेयर्स को एक को भी पिक नहीं किया, जो है सिस्टीपास वाला ड्रॉ। तो सिस्टीपास वाले ड्रॉ से मैंने कोई यहाँ पर जो सिस्टीपास वाला क्वार्टर था उसमें से मैंने पिक नहीं किया, क्योंकि मुझे उस क्वार्टर से कोई ऐसे प्लेयर मुझे मिले नहीं जो यहाँ पर मुझे लगता है कि टॉप 8 में जाने चाहिए। भले वो टॉप 8 क्वार्टर फाइनल्स में से उसमें से एक ना एक प्लेयर तो जाएगा ही, पर मुझे लगता नहीं कि उससे आगे वो बढ़ेगा। इसलिए मैंने उस प्लेयर को यहाँ पर उस जो क्वार्टर के प्लेयर थे, मुसेटी था उस क्वार्टर में,
और सिस्तीपास था, तो मैंने उस क्वार्टर से कोई प्लेयर पिक ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैंने एक ही क्वार्टर से, मेदवेदेव वाले क्वार्टर से 2 प्लेयर पिक करे हैं। अब मेदवेदेव का क्वार्टर फाइनल हो सकता है रूने से या ह्यूबी हुरकाज से, और सेमीफाइनल अल्कराज से। तो इसका ड्रॉ की बात की जाए तो ठीक ठाक इसका ड्रॉ है। इस साल इसने मैचेस खेले नहीं हैं, इस साल इसने रेस्ट ही करा है, और यहाँ पर फ्रेश आएगा ग्रैंड स्लैम में। तो देखना पड़ेगा ये कैसा खेलता है, क्योंकि इसका बीच में राउंड डिमिट्रोव से पड़ रहा है, तो इसको डिमिट्रोव से काफ़ी ज़्यादा बच के रहना पड़ सकता है, क्योंकि डिमिट्रोव भी यहाँ पर नेट स्किल्स काफ़ी अच्छी हैं डिमिट्रोव की, और ये काफ़ी ज़्यादा बिहाइंड से खेलता है बेस लाइन के। तो डिमिट्रोव जो है वो नेट के पास आके काफ़ी ज़्यादा खेल सकता है, और जो जिनका प्लेयर्स का नेट गेम अच्छा होता है, जो बार बार इसके सर्विस गेम में नेट में आ सकते हैं, तो जो मतलब खुद की सर्विस गेम में नेट में आके पॉइंट को जल्दी फिनिश कर सकते हैं, तो मेदवेदेव के सामने अच्छा बेटर परफॉर्म करते हैं। तो इस केस में यहाँ पर डिमिट्रोव को मैं थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज दूंगा, पर देखना पड़ेगा यहाँ पर मेदवेदेव कहाँ तक जाता है। अब नंबर 4th पोजीशन पे मैंने रखा है यहाँ पर शासा ज़ेवरेव, अलेक्जेंडर शासा ज़ेवरेव। इसका भी जो ड्रॉ है काफ़ी ज़्यादा टफ है, पर एक सॉलिड प्लेयर है, इसलिए मैंने इसको नंबर 4th पोजीशन पर रखा है। इसका जो फर्स्ट मैच है वो पड़ रहा है कोएफलर से, जो भी ठीक ठाक प्लेयर है। सेकंड इसका मैच है वो क्लीन से पड़ सकता है। थर्ड यहाँ पर लहज का, जो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड यहाँ पर फॉर्म पे चल रहा है, और इस टूर्नामेंट से, ऑस्ट्रेलियन ओपन से पहले इसने जो टूर्नामेंट हुआ था उसने चैंपियन बना था, ड्रेपर को उसने हराया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में चल रहा है, और ये थ्रेट बन सकता है ज़ेवरेव के लिए। पर जहाँ तक है, ज़ेवरेव को इसको हरा देना चाहिए। 4th राउंड पे कैस्पर रूड और कैमरन नूरी। देखिए, मैंने यहाँ पर कैस्पर रूड और ज़ेवरेव की जगह मुझे एक चूज़ करने का, क्योंकि मैं 8 प्लेयर चूज़ करने, तो सबको तो चूज़ कर नहीं सकता, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़ेवरेव को पिक किया, कैस्पर रूड को नहीं करा। भले ही यहाँ पर कैस्पर रूड हर साल की तरह कंसिस्टेंसी उसकी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहती है ग्रैंड स्लैम में, भले ही वो और टूर्नामेंट में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है, फाइनल्स तक कम पहुँचता है, जो 500 और 1000 क्लास टूर्नामेंट होते हैं। पर जो ग्रैंड स्लैम होता है या क्वार्टर फाइनल्स में तो हर में दिख ही जाता है कैस्पर रूड, क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो ग्रैंड स्लैम के टाइम इसका जो परफॉर्मेंस है काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहता है। पर मुझे इस बार लगता है कि ज़ेवरेव के साथ अगर इसका मैच होगा तो यहाँ पर ज़ेवरेव जीतना चाहिए। ये देखना पड़ेगा उस दिन क्या होता है। क्वार्टर फाइनल की बात की जाए तो क्वार्टर फाइनल इसका टॉमी पॉल या अल्कराज से पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ अपोनेंट है इसके लिए। पर अपने अच्छे दिन में ज़ेवरेव किसी भी प्लेयर को हरा सकता है, चाहे वो जोकोविच हो या अल्कराज हो। जिस दिन इसकी सर्विंग क्वालिटी अच्छी हो, तो कोई ऐसा दिन होता है जिस दिन ये सर्व काफ़ी ज़्यादा सॉलिड करता है, तो अगर ऐसा दिन पड़ गया अल्कराज के दिन, तो ये अल्कराज का भी अपसेट कर सकता है। पर देखना पड़ेगा, अगर उस दिन ये अच्छी सर्व करता है, लगातार बहुत ज़्यादा इसकी फर्स्ट सर्व परसेंटेज ऊपर रहती है 75 के आसपास, तो यहाँ पर अल्कराज को चैलेंज कर सकता है। और उसके बाद इसका सेमीफाइनल पड़ेगा रूने या मेदवेदेव से, अगर जो इसके ड्रॉ के हिसाब से जो प्लेयर जीतेंगे। फाइनल यहाँ पर इसका फर्स्ट जो क्वार्टर में है जोकोविच, उन लोगों से पड़ेगा, जोकोविच या सिनर से। 4th नंबर पर ये है। अब जो टॉप 3 है, मेरे हिसाब से वो प्लेयर सबसे ज़्यादा चांसेस रहेंगे उनके ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के, क्योंकि मैंने इनको तभी टॉप 3 में रखा है। तो नंबर 3rd पे मैंने रखा है यानिक सिनर। देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, और इस पर जो इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले साल से, काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। और पिछले साल इसका ब्रेक थ्रू सीज़न भी रहा मेरे हिसाब से, क्योंकि इसने फर्स्ट अपना 1000 टाइटल जीता था, और क्योंकि इसके साथ साथ जो चीज़ हो रही है, इसका ब्रेक थ्रू होने में लगा है। ये काफ़ी सॉलिड खेल रहा है, और काफ़ी ज़्यादा इसका जो ये जीता नहीं था टाइटल्स, वो जीतने लगा है। जैसे 1000 टाइटल्स इसने पिछले साल जीत लिया था काफ़ी सालों के बाद, तो फर्स्ट जो टाइटल था 1000 वो जीत लिया था। तो हो सकता है इस साल यहाँ पर यानिक सिनर का फर्स्ट हमें ग्रैंड स्लैम देखने को मिल जाए, काफ़ी चांसेस है, क्योंकि इसको एक तो हार्ड कोर्ट काफ़ी ज़्यादा इसको सूट करता है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म में भी है। इसकी ड्रॉ की बात की जाए तो इसके क्वार्टर में है बोटिक, यहाँ पर फर्स्ट मैच इससे खेलेगा। सेकंड इसका डी जोंग यहाँ पर खेलना चाहिए। थर्ड अगर अल्टमायर या बायल्स। अब अगर आपको याद होगा, अल्टमायर ने इसका अपसेट कर दिया था यहाँ पर रोलैंड गारोस से फ्रेंच ओपन में, अल्टमायर ने इसको हरा दिया था। पर अब सिनर वैसा प्लेयर नहीं रहा जैसा उस टाइम पे था, और उस टाइम पे जो अल्टमायर था काफ़ी ज़्यादा पीक परफॉर्मेंस पे था, तब उसने उसका अपसेट कर दिया था। 5 सेटर का मैच था, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड रहा था। पर यहाँ पर क्योंकि हार्ड कोर्ट में अल्टमायर उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो यहाँ पर सिनर को जीतना चाहिए यहाँ पर अल्टमायर से। 4th राउंड इसका हेंचिनो और TFO से पड़ सकता है। तो यहाँ पर दोनों ही
हिट और मिस टाइप के प्लेयर है, कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं, कभी काफ़ी ज़्यादा गंदा खेल लेते हैं। तो सिनर को इनको हराना चाहिए जहाँ तक है। क्वार्टर फाइनल्स में यहाँ पर एलेक्स de Minaur, निकोलस जेरी या कोडा या रूबलेव, चारों में से कोई भी यहाँ पर इसके सामने आ सकता है। अगर जो इनमें से खेलेगा अच्छा, जो आपस में खेल के जीतेगा, तो वो मतलब ये 4 प्लेयर इसके सामने आ सकते हैं क्वार्टर फाइनल में, एलेक्स de Minaur, निकोलस जेरी, कोडा या रूबलेव। तो जहाँ तक है इनको रूबलेव de Minaur से थोड़ी टक्कर मिल सकती है। कोडा का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये कोडा का जो लेवल है फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खेल लेता है, कभी काफ़ी ज़्यादा गंदा खेल लेता है, तो इसका भरोसा नहीं कर सकते। और निकोलस जेरी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, पर मुझे लगता है सिनर उसको हरा सकता है। जो काफ़ी ज़्यादा चैलेंज होगा उसका de Minaur और रूबलेव से होगा, और ज़्यादा मैं कहूँगा कि रूबलेव से ज़्यादा होगा। और क्योंकि मैंने रूबलेव को अपनी टॉप 8 लिस्ट में इसलिए नहीं रखा, क्योंकि इसका मैच अगर ये ऊपर तक पहुँच भी गया क्वार्टर फाइनल्स तक, तो इसका मैच सिनर से पड़ जाएगा, तो मैंने इसको अपनी टॉप 8 लिस्ट में इसलिए नहीं रखा। बाकी मैं इसको अपनी टॉप 8 लिस्ट में रख सकता था, सिर्फ इसलिए नहीं रखा क्योंकि इसका सिनर से मैच पड़ रहा था। सेमीफाइनल की बात की जाए तो अगर ये क्वार्टर फाइनल पार कर लेता है सिनर, तो उसका जोकोविच और सिस्टिपास से पड़ सकता है। अब जोकोविच से अगर सिस्टिपास से तभी पड़ेगा जब ये जोकोविच यहाँ पर सिस्टिपास से हार जाएगा, जो काफ़ी कम चांसेस हैं। तो जहाँ तक है इसका जो सेमीफाइनल होगा, हमें मोस्ट लाइकली यहाँ पर जोकोविच और सिनर के बीच में देखने को मिल सकता है, और वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड मैच रहने वाला है, और वो काफ़ी ज़्यादा वो मैच प्रेडिक्ट करेगा कि कौन यहाँ पर विनर हो सकता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। अब नंबर 2 पोजीशन यहाँ पर मैंने रखा है कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज यहाँ पर अभी भी काफ़ी यंग है, 20 साल का, और इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है हार्ड कोर्ट में। अल्कराज यहाँ पर जो उसका 2023 का लास्ट का सीज़न था, उसने उतनी अच्छी परफॉर्मेंस में ऐड नहीं करा 2023 का सीज़न लास्ट में। पर अल्कराज है। अल्कराज को मैंने सिनर से इसलिए भी ऊपर रखा है क्योंकि अभी तक सिनर का ब्रेक थ्रू आया नहीं है। भले ही वो अच्छा खेल रहा है और अल्कराज को काफ़ी परेशान किया है पिछले लास्ट एंडिंग टाइम पे, पर अभी हमें ये याद रखना पड़ेगा कि सिनर का अभी ब्रेक थ्रू आया नहीं, अभी कोई ग्रैंड स्लैम जीता नहीं है, और वहीं अल्कराज जो है 2 ग्रैंड स्लैम जीत चुका है। तो एक्सपीरियंस के मामले में अल्कराज के पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर एक्सपीरियंस है सिनर से, और जो ग्रैंड स्लैम जीत जाता है मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेयर होता है। भले ही वो एक ग्रैंड स्लैम भी जीता हो, तो काफ़ी बड़ा प्लेयर, जैसे मेदवेदेव हो गया, थीम हो गया, वावरिंका हो गया, ये बड़े प्लेयर हैं क्योंकि ये ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। तो वहीं अल्कराज जीत चुका है 2 ग्रैंड स्लैम और सिनर नहीं जीता है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको 2nd पोजीशन पर रखा है। और अल्कराज की बात की जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैट शॉट खेलता है और पावरफुल तो है, वो आपको पता है वो कैसा खेलता है, तो यहाँ पर मैंने उसको नंबर 2nd पोजीशन पर रखा है। अब नंबर 1 पोजीशन की बात करते हैं। आपको अभी तक पता लग ही गया होगा ये कौन, तो वो है नोवाक जोकोविच। अब नोवाक जोकोविच को नंबर 1 पोजीशन पर रखने का रीज़न भी है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टॉप का प्लेयर है, और ये नोवाक जोकोविच 2019 से 2023 तक के सारे ग्रैंड स्लैम जीता है। बस ये 2022 में एब्सेंट था क्योंकि इसको कोविड वालों ने इसको मना कर दिया था कि ये नहीं खेल सकता 2022 में। बाकी 2019 से लेकर 23 तक 4 ग्रैंड स्लैम यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुका है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में 18 बार खेल चुका है और ये 10 बार जीता है। सो इसका कन्वर्जन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में इसका होम टाइप का है, इसका गढ़ है यहाँ पर, ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रेट से यहाँ पर खेलता है। और इसका जो कोर्ट जो है सबसे फेवरेट कोर्ट है वो हार्ड कोर्ट ही है, और हार्ड कोर्ट में भी सबसे ज़्यादा जो उसको पसंद है वो ऑस्ट्रेलियन ओपन का ही कोर्ट है। अब देखिए आप, ये 18 टाइम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन खेल चुका है और 10 टाइम ये जीत चुका है, और वहीं ये जो जोकोविच है वो 17 टाइम यूएस ओपन खेल चुका है और सिर्फ 4 बार ही जीता है। अब देखिए आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए, दोनों ही यहाँ पर हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी और यूएस ओपन भी, पर यहाँ पर जोकोविच जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है वो 10 बार जीता है और जो यूएस ओपन है वो 17 में से 4 ही बार जीता है। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की जो हार्ड कोर्ट है वो थोड़ा फ्लैट जो मारते हैं शॉट्स उनको ज़्यादा फेवर करता है, और वहीं जो यूएस ओपन का जो कोर्ट है हार्ड कोर्ट, वो जो थोड़ा जिनके बॉल पे थोड़ा स्पिन होता है, थोड़ा ज़्यादा स्पिन से खेलते हैं, जैसे नडाल हो गया। नडाल क्यों जीता है यहाँ पर यूएस ओपन 4 बार, और फ्रेंच ओपन भी 15 बार जीता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि वो जो उस कोर्ट में ज़्यादा स्पिन, जिनके बॉल में स्पिन रहता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं फ्रेंच जो क्ले कोर्ट में और यूएस ओपन के वाले कोर्ट में। वहीं जो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए तो यहाँ पर जो ज़्यादा फ्लैट खेलते हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात की जाए तो नोवाक जोकोविच 18 में से 10 बार जीता है, और वहीं यूएस ओपन में 17 में से 4 बार जीता है,
और रोलैंड गारोस तो ये सिर्फ 19 में से 3 ही बार जीता है, क्योंकि ये एक टाइप का फ्लैट सबसे वन ऑफ द बेस्ट फ्लैट जो हिटर्स हैं बॉल के, वो नोवाक जोकोविच ही है। और ये बनाई है हार्ड कोर्ट के लिए, और ये कोर्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन का सबसे ज़्यादा इसको मतलब सूट करता है, इसलिए भी मैंने इसको नंबर फर्स्ट पोजीशन पर रखा है। और इसकी ड्रॉ की बात की जाए तो फर्स्ट मैच इसका डिनो प्रिज्मिक का है। ये ऐसे काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर है, अभी तो नहीं पर आने वाले टाइम में मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा सॉलिड प्लेयर बनेगा। और एक ना एक तो ये यहाँ पर ग्रैंड स्लैम पक्का ही जीतेगा, मतलब मुझे लगता है ये क्ले कोर्ट में ग्रैंड स्लैम जीतना चाहिए डिनो प्रिज्मिक को, एक ना एक तो जीतना चाहिए। पर अभी उसका इतना गेम डेवलप नहीं है हार्ड कोर्ट के हिसाब से, तो फर्स्ट मैच जोकोविच को इससे जीत जाना चाहिए आसानी से। सेकंड मैच इसका पोपायरिन से पड़ेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया है, और इसको सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलेगा, पर जोकोविच के सामने इसका उतना ज़्यादा चलना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर मॉनफिल्स से, जिसका यहाँ पर जोकोविच काफ़ी सबसे ज़्यादा जो इसका हेड टू हेड है वो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव मॉनफिल्स के सामने ही है। शायद इससे 17-18 बार खेल चुका है और सारे टाइम से जोकोविच जीता ही है। या थर्ड राउंड में इसका मुरे से भी पड़ सकता है, अगर उन दोनों मैच में से जो जीतेगा तो मुरे या मॉनफिल्स से यहाँ पर थर्ड राउंड में इसको मिल सकते हैं। फोर्थ राउंड यहाँ पर इसका रहेगा बेन शेल्टन या एड्रियन मानारिनो से। इन दोनों में से कोई एक प्लेयर इसके साथ यहाँ पर फोर्थ राउंड में खेलना चाहिए। अगर यहाँ पर बेन शेल्टन आता है तो यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर यहाँ पर नोवाक जोकोविच की अगर रिस्ट इंजरी वापस ना आए। अगर आपने देखा होगा कि जब उसका लास्ट टाइम एलेक्स डी मिनोर से मैच हुआ था थोड़े टाइम पहले, तो यहाँ पर थोड़ी इसको रिस्ट इंजरी हुई थी। पर मुझे अभी जो नोवाक जोकोविच के हेल्थ लग रहा है, जो रिस्ट इंजरी है, वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, मतलब उतना ज़्यादा वो खतरनाक नहीं लग रही है। मुझे अभी ये हेल्दी लग रहा है, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, क्योंकि इसके एग्जीबिशन मैच में उतना ज़्यादा ये कुछ ऐसा दिखा नहीं रहा था कि इसको उतनी खासी इंजरी है। तो उसको ये ज़्यादा इंजर्ड नहीं है, और मुझे लगता है ये उसको ज़्यादा इंजरी उसको ज़्यादा वो नहीं करेगी, मतलब हर्ट नहीं करेगी। अब क्वार्टर फाइनल में आएगा हमारा सिस्टीपास या जॉर्डन थॉमसन। अब सिस्टीपास यहाँ पर का पहले भी अपसेट हो सकता है, तो यहाँ पर या तो मोरासन आ जाएगा या तो थॉमसन आ सकता है क्वार्टर फाइनल में, अगर यहाँ पर सिस्टीपास का अपसेट होता है। और मुझे लगता नहीं है कि सिस्टीपास यहाँ पर जोकोविच को हराने वाला है क्वार्टर फाइनल में, अगर ये पहुँच जाता है तो यहाँ तक। अब बात करते हैं सेमीफाइनल, जो सबसे बड़ा यहाँ पर जोकोविच का चैलेंज रहेगा वो होगा सिनर। यहाँ पर सेमीफाइनल में मोस्ट प्रोबेबली हमें सिनर और जोकोविच का मैच देखने को मिल सकता है, और सिनर यहाँ पर अपसेट भी कर सकता है। मैं ये 100% कंफर्म नहीं कह सकता कि जोकोविच ही जीतेगा, पर क्योंकि यहाँ पर सिनर का गेम क्योंकि अभी तक उसका ब्रेक थ्रू आया नहीं है ग्रैंड स्लैम में, तो जब तक इसका ब्रेक थ्रू आता नहीं है तब तक मैं ये नहीं कह सकता कि ये यहाँ पर जीत सकता है। इसलिए मैंने इसको जोकोविच को टॉप पे ही रखा है, नंबर 1 पोजीशन पे। और तो फाइनल की बात की जाए तो फाइनल यहाँ पर अल्कराज आएगा, या तो नीचे वाले ड्रॉ से, या तो यहाँ पर जेवरेव आ सकता है, वो डिपेंड करेगा, या मेदवेदेव आ सकता है। तो ज़्यादा चांसेस है कि हमें फाइनल जोकोविच या अल्कराज या जोकोविच या मेदवेदेव का मिल सकता है। तो यही रहेगी यहाँ पर टॉप 8 लिस्ट यहाँ पर, और टॉप 8 में से यहाँ पर कम से कम आपको 5 प्लेयर यहाँ पर क्वार्टर फाइनल्स में मिलने चाहिए, अगर मेरी प्रिडिक्शन सही रहती है तो। अब हम बात करते हैं डार्क हॉर्स प्लेयर की, जो यहाँ पर अपसेट्स कर सकते हैं और डीप तक रन कर सकते हैं, और ये प्लेयर ऐसे होंगे मतलब जो बड़े बड़े प्लेयर का अपसेट कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर आता है यहाँ पर ऊगो हम्बर्ट। ये प्लेयर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फॉर्म पे था लास्ट 2023 के लास्ट सीज़न में, और इस साल में भी इसके स्टार्टिंग में यहाँ पर थोड़ा मतलब इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तब इसने इस साल के स्टार्ट में नहीं खेला। पर अगर यहाँ पर ये इसकी हेल्दी रहता है इस टूर्नामेंट में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अपसेट कर सकता है, क्योंकि इसका गेम मुझे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड लग रहा है पिछले साल से, और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सॉलिड परफॉर्मेंस कर सकता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर डार्क हॉर्स मेरे हिसाब से बेन शेल्टन, क्योंकि बेन शेल्टन एक ऐसा टाइप का प्लेयर है जो अपसेट्स करने में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसको डार्क हॉर्स में रखता बनता है। अब नेक्स्ट है लहेज का। अब ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए भी मैंने इसको रखा है, और यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन के टाइम पे ये पीक परफॉर्मेंस पे है। इसने लास्ट जो टूर्नामेंट हुआ था एडिलेड का शायद, उसमें ये चैम्पियन बना था, तो इसको भी रखना है यहाँ पर डार्क हॉर्स में बनता है। अब नेक्स्ट मैंने रखा है जॉर्डन थॉमसन। ये प्लेयर ऑस्ट्रेलिया का है, और ये काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी रही है इस पर, और जो टॉप के प्लेयर्स हैं उनको चैलेंज करते रहता है। रिसेंटली इसने नडाल का भी अपसेट कर दिया था, उसके बाद नडाल की इंजरी वापस आ गई, और नडाल यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गया अनफॉर्चुनेटली। नहीं तो अगर ऑस्ट्रेलियन ओपन में नडाल आता तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, भले ही वो जीतता नहीं, पर थोड़ा मतलब मज़ा तो आता ही पक्का। एंड लास्ट मैंने यहाँ पर रखा है कोडा को, क्योंकि कोडा एक इस टाइप का प्लेयर है जो कभी भी मतलब फॉर्म में आ सकता है और कभी भी मतलब बहुत ज़्यादा सॉलिड खेल सकता है।
अगर आपने पिछले साल भी इसका परफॉर्मेंस देखा होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में था ये ऑस्ट्रेलियन ओपन में, पर उसकी उस टाइम पे इंजरी हो गई थी, फिर नहीं खेल पाया वो फिर अच्छा वो। देखना पड़ेगा कोर्डा कैसा खेलता है, क्योंकि कभी-कभी ये टॉप प्लेयर्स के सामने काफ़ी ज़्यादा सॉलिड खेल देता है, और कभी-कभी जो लो रैंक प्लेयर है उनके सामने भी हार जाता है, रिसेंटली हमने देखा है। तो यहाँ पर डार्क हॉर्स रहेंगे जो डीप तक रन कर सकते हैं या अपसेट कर सकते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कौन प्लेयर यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत सकता है? आप भी कमेंट सेक्शन में अपना जो प्रेडिक्शन होगा ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका ओपिनियन अलग हो सकता है मुझसे, और क्या पता आप भी प्रेडिक्शन कर दो कि कौन यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत सकता है। सो अपना यहाँ पर प्रेडिक्शन ज़रूर देना कमेंट सेक्शन में। एंड सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।